हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। और यह बड़ी एक दुखद खबर है। आप 3-4 दिनों पहले खबर सुने हैं कि एक अफ्रीकी देश है मोरक्को, अफ्रीकी देश है मोरक्को, जहां पर बड़ा जो है गंभीर स्तर का भूकंप आया है। और उसमें लगभग अभी तक अनुमान है कि 2000 से अधिक लोग मर चुके हैं और बहुत ज़्यादा जनधन की हानि बताई जा रही। लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हुए हैं, अस्पताल सड़कों पर बनाए गए हैं टेम्परेरी। तो यह स्थिति है यहाँ इस समय की। ईश्वर इन सबको शक्ति दें इस आपदा को झेलने की, हम सब कामना करेंगे। यहाँ पर हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है, यह हमें देखना है। देखिए, यहाँ पर इंटेंसिटी दिखाई गई है। ये जो रंग देख रहे हैं आप, इस रंग में उसके इंटेंसिटी के बारे में दिखाया गया है। जो हल्का है, इसका मतलब यहाँ के जो प्रभाव है बहुत कम है। जैसे जैसे गहरा रंग होता जा रहा है, वैसे वैसे भूकंप का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और भूकंप केंद्र यह है मराकेश नामक स्थान, जहाँ पर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी भूकंप की। यहाँ आप देख सकते हैं 7, ठीक है। उसके वजह से इससे रंग हल्का पड़ता जा रहा है, वैसे इंटेंसिटी कम होती जा रही है। यह भूकंप होता क्या है, आप सभी सामान्य रूप से जानते होंगे, और आप भूगोल के विद्यार्थी हो या ना हो, लेकिन इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो भूकंप के बारे में, भूकंप के कारणों के बारे में और भूकंप से बचाव के बारे में, हालांकि रोका तो नहीं जा सकता भूकंप के, लेकिन उससे बचाव किया जा सकता है, बहुत कुछ जान जाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देख लीजिए। इसलिए नहीं कि परीक्षा में आने वाला है, बल्कि इसलिए भी देख लीजिए कि इन फ्यूचर ईश्वर न करे कभी ऐसी आपदा आए किसी भी देश में किसी भी प्रकार से, लेकिन इन केस ऐसा कुछ होता है तो आप उसके लिए तैयार रहें। तो क्या है भूकंप, होता क्या है? भूकंप दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, भू और कंप। तो कंप का, भू का अर्थ क्या हुआ? धरती, ठीक है, धरती हुआ। और कंप का अर्थ क्या हुआ? कांपना हुआ, ठीक है। यह दो चीजें समझ आ गई। अब आप देख रहे हैं धरती का कांपना, यानी कि धरती जब कांप जाती है। इसको मेजर करने के लिए, मापने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। भूकंप को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है और इसको रेक्टर स्केल पे मापा जाता है। रिएक्टर भी कभी कभी कहा जाता है, लेकिन रेक्टर स्केल आप बोलिए तो ज्यादा अच्छा है। रेक्टर स्केल पर मापा जाता है इसका। मर्केली स्केल पर भी मापा जाता है, ठीक है। कहते हैं ना कि इतने रेक्टर स्केल का भूकंप आया, या मर्केली स्केल, रेक्टर ही ज्यादा फेमस है। तो यह हमने देखा भूकंप क्या है। लेकिन जब हम बात करते हैं भूकंप यानी कि धरती का कांपना, तो धरती कांपती क्यों है? क्या उसे ठंड लगती है? नहीं। धरती के कांपने के पीछे बहुत सारे तत्व जिम्मेदार होते हैं। उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा धरती की संरचना, यानी कि आपके धरती की संरचना कैसी है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि धरती कांपती क्यों है और यह भूकंप समय समय पर क्यों आते रहते हैं। और ये भूकंप आने के पीछे कारण क्या है, कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, क्या इन कारणों पर मानव नियंत्रण है, क्या ये केवल प्राकृतिक आपदा है या फिर मानव निर्मित आपदा भी है। तो तमाम ऐसे प्रश्न होंगे जो अगर आपके मन में उठ रहे होंगे तो उनका भी समाधान मिल जाएगा, और अगर नहीं भी उठ रहे होंगे तो बहुत सारी ऐसी जानकारी मिल जाएगी कि इन फ्यूचर अगर आपको, या फिर इस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के बाद भी अगर कोई संदेह आपके मन में पैदा होता है, कोई प्रश्न आपके मन में खड़ा होता है, तो उसका भी समाधान मिल जाने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह थोड़ी सी आपदा की, यहाँ आप देख सकते हैं विकट जो है विभत्स दृश्य है। आप देखिए, बहुत ही यह दुखद घटना थी और इस तरह से किसी भी देश में, किसी भी देश के साथ संभव है। ईश्वर सबको शक्ति दें इन लोगों को। थोड़ा सा हम परीक्षा के लिहाज से अगर देखें तो यह रहा हमारा प्यारा भारत। हम भारत की स्थिति देखते हैं, उसके बाद मोरक्को की स्थिति देखेंगे और उसके बाद अफ्रीकी महाद्वीप में चलेंगे, देखेंगे मोरक्को के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेंगे। यहां से जब भारत से आप पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ते हैं, इधर पूरब दिशा है भारत की। और थोड़ा सा दिशा के बारे में बता दूं, आप इस तरफ मान के चलिए, जब भी मैप देखते हैं तो उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर होगा, नीचे की तरफ हमेशा दक्षिण होगा। आप एक ऐसे स्केल बना लीजिए तो आपको आसानी होगी। और अगर आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, इस दिशा में आप खड़े हुए हैं, तो आपके दाहिने तरफ हमेशा पूरब होगा और आपके बाएं तरफ हमेशा पश्चिम होगा, ठीक है। तो यहां से जब हम पश्चिम की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं तो यहां हमें पहले कौन सा सागर मिलेगा? अरब सागर हमें देखने को मिलेगा। तो यहां हम अरब सागर में बढ़ रहे हैं। उसके बाद जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहां बढ़ते हैं, तो यहां जब पहुंचेंगे तो यहां क्या मिलेगा हमें? हमें यहां मिलेगा गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी, ठीक है। यह क्या है? यह अदन की खाड़ी है। अदन की खाड़ी आ गई यहां पे। यह अरब सागर है, ठीक है। अरब सागर इतना समझ रहे होंगे आप लोग। और यह क्या है? यह अदन की खाड़ी है। अब जब अदन की खाड़ी से आप आगे बढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे, तो यह आपका रेड सी है, ठीक है। यहां पे क्या है? रेड सी है, लाल सागर हो गया यह लाल सागर है। लाल सागर से एक नहर जाती है जो भूमध्य सागर को जोड़ती है। यह रहा आपका भूमध्य सागर, ठीक है। भूमध्य सागर रहा है, यह भूमध्य सागर है।
तो जो ये नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ रही है, इसे कहा जाता है स्वेज नहर। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? स्वेज कनाल कहा जाता है, स्वेज नहर, जो कि मिस्र के आधिपत्य में है। उसके बाद यह भूमध्य सागर जो है आगे बढ़ता हुआ यहां पहुंचता है, तो यह कौन सा है? यह अटलांटिक सागर है। ठीक है, विश्व का दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। अभी तक हम सागर से भेंट कर रहे थे, अभी आ गया महासागर। लेकिन जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला नैरो पास है, इसको क्या कहा जाता है? इसको जिब्राल्टर जल संधि बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि बोला जाता है, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, इसको बोला जाता है इस पास को। तो हमने यहां पर थोड़ा सा अवस्थिति के बारे में देख लिया। ऊपर की तरफ यहां बढ़ेंगे तो यह स्पेन है, यूरोप का एक देश है, यहां पुर्तगाल है, इसके ऊपर फ्रांस है। और भूमध्य सागर के नीचे वाले हिस्से में अफ्रीका महाद्वीप है और ऊपर यूरोप महाद्वीप है। तो भूमध्य सागर, रेड सी, ये क्या करते हैं? यूरोप को अफ्रीका से अलग करते हैं। तो देखिए छोटी छोटी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहां आपको दे डाली। ठीक है, थोड़ा सा इसे जूम आउट हम करेंगे, जूम करके देखेंगे, थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं, क्योंकि थोड़ी सी अच्छी समझ बन जाएगी। देखिए यहां पर यह हमारा भारत देश रहा। हमने कहा इससे पश्चिम में हम बढ़े, यहां अरब सागर हमें मिला। उसके बाद और पश्चिम की तरफ गए थे, यहाँ अदन की खाड़ी हमें देखने को मिली। यहाँ मैं पेन चला नहीं सकता जूम की कंडीशन में। तो यहाँ हमने क्या देखा? अदन की खाड़ी देखा। यहाँ सोमालिया है जो डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है, समुद्री डाकुओं के लिए। उसके बाद अदन की खाड़ी से जब हम अंदर की तरफ बढ़े तो यहाँ रेड सी हमने देखा। यह जो है ये रेड सी है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ एक जो है मेरे हाथ दिख रहा है, यह लाल सागर है। जब लाल सागर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक नहर ये गई हुई है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसे क्या बोला जाता है? स्वेज कनाल या स्वेज नहर बोला जाता है। अब जब हम आगे बढ़े तो यह आया भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में आप यहाँ देख रहे हैं, यह भूमध्य सागर रहा। इटली, ग्रीस, तुर्की और जो है इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनिसिया, अल्जीरिया, ये सब साझा कर रहे हैं भूमध्य सागर। जब भूमध्य सागर से आगे बढ़ेंगे तो अटलांटिक महासागर मिलेगा, बहुत बड़ा महासागर यहाँ मिलने वाला है। तो जब ये महासागर हमें यहाँ मिल रहा है, अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर से कैसे जुड़ रहा है? एक पतली सी जल संधि के द्वारा, जिसे बोला जाता है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, और जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा ही यूरोप अफ्रीका से अलग हो रहा है। और यहां पर मोरक्को जो है इस जल संधि के द्वारा स्पेन से अलग हो रहा है। ऊपर यहां स्पेन है, पुर्तगीज है, पुर्तगाल है, और ये मोरक्को है। तो एक मोटा मोटी आपके पास जानकारी हो गई इसके आसपास की। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, आपको अफ्रीका महाद्वीप की केवल जानकारी अब देने वाले हैं। तो चलिए देखिए, यह रहा अफ्रीका महाद्वीप। हमने लोकेशन देख लिया कि भारत से अवस्थिति क्या है इसकी। यह आपका मेडिटेरेनियन सी हो गया, यह आपका रेड सी हो गया, यह आपका अदन की खाड़ी हो गई, यह आपके जिब्राल्टर जल संधि हो गई। ठीक है, इतना हमने देखा। यह आपका अटलांटिक महासागर हो गया। ठीक है, यहां देखिए यह रहा आपका मोरक्को जो अभी दैवीय आपदा झेल रहा है। अब मोरक्को की अगर बात करें तो उत्तर पूर्व पश्चिम मैंने आपको समझा दिया। मोरक्को के अगर पूरब की तरफ देखेंगे तो पूरब से और उत्तर पूर्व में यह अल्जीरिया से घिरा हुआ है। दक्षिण उत्तर पूर्व तीनों तरह अल्जीरिया से घिरा हुआ है। इसका एक पड़ोसी देश है अल्जीरिया। ध्यान रखिए ये सभी देश हैं, राज्य नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप है और सामान्यतः रूप अफ्रीका के लिए दक्षिण अफ्रीका इस्तेमाल कर देते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक देश है केवल अफ्रीका महाद्वीप का। ध्यान रखिए यहां पर नीचे क्या है, एक देश है केवल, बाकी यहां पर यह सारे देश हैं। अब मोरक्को का एक और पड़ोसी देश है, आप देखिए तो यह सताया हुआ दबाया हुआ वेस्टर्न सहारा, ये देख रहे हैं एक अलग कलर का ही दिख रहा है और ये पतला सा पास दिख रहा है, आपको लग रहा होगा, लेकिन ये पूरा एक स्ट्रिप है चौड़ी सी और यहां इसे ओशन का एक्सेस मिला हुआ है। ओशन का एक्सेस मिला हुआ है वेस्टर्न सहारा को, और वेस्टर्न सहारा इसे दक्षिण से घेरे हुए है। किसको? मोरक्को को। ठीक है, और इस दिशा में भी मोरक्को इस तरह से इस देश है। आप कहेंगे अजीब सा देश है, तो यह बड़ी लंबी कहानी है, विश्व इतिहास में पढ़ेंगे। आप देख नहीं रहे, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे इंची टेप से खींच के जो है इनका बंटवारा किया हुआ है ऊपर के देशों का। ठीक है, बाकी अंदर का छोड़ दीजिए इन सबको, और इनको क्यों नहीं ऐसे बांटा गया इसके पीछे भी कहानी है, कभी बताऊंगा उसको। तो यहां देखिए वेस्टर्न सहारा और अल्जीरिया इसके दो पड़ोसी देश हैं। अब चलिए हम आते हैं यहां एक चीज और देख लेते हैं थोड़ा सा। अफ्रीकी महाद्वीप में यहां पर एक पर्वत है, यहां पर एक पर्वत है। ठीक है, इस पर्वत का नाम एटलस पर्वत है। ठीक है, एटलस माउंटेन इसे कहते हैं। यह सब इसलिए बता रहा हूं कि आगे आपको ये चीजें काम देने वाली हैं।
और एटलस पर्वत के साथ ही साथ आगे आप देखोगे कि यहां पर एक प्लेट सीमांत है। ठीक है, एक प्लेट सीमांत है। अब आप कहेंगे प्लेट सीमांत क्या है, तो यही तो बताने वाला हूं आपको। इसके बाद से आपके लिए अनजान नहीं रहेंगी चीजें, उसके बाद कहीं भी आप सुनेंगे तो बड़ी आसानी से समझ जाने वाले हैं। ठीक है, तो बता दिया यहां पर्वत है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने कहा था कि आपको पृथ्वी की संरचना समझनी पड़ेगी अगर आपको समझना है कि पृथ्वी कांपती है। ठीक है, मैंने शब्द इस्तेमाल किया तो आप कह सकते हैं कि क्या बात कर रहे हैं सर, पृथ्वी कैसे कांपती है? तो बिल्कुल कांपती है पृथ्वी। जो पृथ्वी का कंपन होता है वही तो भूकंप है। ठीक है, और पृथ्वी का कंपन क्यों होगा, कैसे होगा, इसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि पृथ्वी की संरचना कैसी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको समझनी पड़ेगी पहले। तो जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हम बात कर रहे हैं तो यह रही आंतरिक संरचना। आप देख रहे हो यहां पे, यह एक इनर कोर हुआ, जिसे आंतरिक कोर भी आप कह सकते हैं, क्रोड भी। फिर उसके ऊपर आउटर कोर होता है, फिर मेंटल होता है, और फिर यहां पर क्रस्ट होता है। ठीक है, क्रस्ट होता है जिसे भूपर्पटी भी कहा जाता है। ठीक है, भू लिख दिया, भूपर्पटी भी कहा जाता है। ठीक है, यह रहा। थोड़ा सा और फाइन यहां पे देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में बात करें। देखिए अलग अलग दिख रहा है, यह इनर कोर हुआ, यह आउटर कोर हुआ। तो जो इनर कोर है और आउटर कोर है, ये दोनों क्या करते हैं, जब चक्कर काटते हैं तो एक इसमें जो आउटर कोर है यह जो है लिक्विड अवस्था में है। ठीक है, और यह क्या है, ठोस अवस्था में। तो जब ये चक्कर काटते हैं, जब ये घूमता है, तो इसके घूमने की वजह से जो पृथ्वी है उसके पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, जो हमारी धरती है। ठीक है, हमारी धरती है, तो जब ये घूमता है कोर अंदर से, तो पृथ्वी के पास एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। और यह मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, सूर्य से आने वाली घातक विकिरण को और ब्रह्मांड से आने वाली और अन्य घातक विकिरणों से हमारी आपकी रक्षा करती है पृथ्वी का यह मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोर घूमना बंद कर देगा तो यह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इस कोर की वजह से यह सुरक्षा कवच पृथ्वी को मिला हुआ है। अब जो कोर है यह बड़े हैवी मेटल से बना हुआ है, इसमें लोहा, निकिल इत्यादि मेटल मिले हुए हैं। अब आगे बढ़े अगर देखते हैं तो क्या होता है कि उसके ऊपर मेंटल है। मेंटल क्या है, मेंटल दो भागों में बटा हुआ है। मेंटल पागल वाला मेंटल नहीं, मेंटल मतलब इसका नाम है मेंटल। तो यह जो मेंटल है, यह मेंटल दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक आउटर मेंटल, ठीक है, और एक आपका इनर मेंटल। ठीक है, आउटर मेंटल और इनर मेंटल। तो जो आउटर मेंटल है आपका, आउटर मेंटल जो है यह सेमी लिक्विड अवस्था में, यानी कि यह लगभग पिघला अवस्था में है। ठीक है, लगभग पिघला अवस्था में है, क्योंकि अत्यधिक दाब की वजह से यह पूरी तरह लिक्विड नहीं हो सकता, इसलिए सेमी लिक्विड है यह। ठीक है, और उसके ऊपर, इस सेमी लिक्विड अवस्था के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर क्रस्ट है। ध्यान रखिए, इसके ऊपर क्रस्ट है, और क्रस्ट के नीचे का, ठीक नीचे का हिस्सा जो होता है यह क्या है, पूरी तरह ठोस है, तो यह मेंटल के ऊपर तैरता है। ठीक है, ध्यान रखिए, मेंटल लिक्विड है, और जैसे आप क्या होता है, पानी मान लीजिए बह रहा है, आप उसके ऊपर कोई गत्ता उत्ता फेंक दीजिए तो गत्ता क्या होता है, वह गत्ता उस पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो क्या होता है, यह जो ऊपर क्रस्ट वाला हिस्सा है, क्रस्ट वाले हिस्से पे ही हम आप रहते हैं, सामान मकान सब रहता है, स्कूल विद्यालय अस्पताल सभी रहता है। इसी क्रस्ट वाले हिस्से पे पेड़ पौधे सागर महासागर सभी इसी वाले हिस्से पे है। अंदर की स्थिति देख रहे हैं, यह केवल लाल कलर में दिखाया नहीं है ग्राफिक्स में, एक्चुअल में ये है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल जब अंदर पहुंच जाएंगे ना तो 13.2 के आसपास इसकी डेंसिटी है। ठीक है, यहां पर प्रतिग्राम इसकी डेंसिटी है, सोचिए। ठीक है, घनत्व तो है इसकी इतनी ज्यादा यहाँ पे। और ऊपर जैसे ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अभी तक धरती में हम जो गहराई में जा सकते हैं, अधिकतम गए हैं, वो केवल 12 किलोमीटर तक गए हैं। ठीक है, केवल 12 किलोमीटर तक, जबकि कोर तक जाने के लिए हमें कितना सफर तय करना पड़ा, 6371 किलोमीटर हमें दूरी तय करनी पड़ेगी। सोचिए, अगर हमें कोर तक पहुंचना है तो हमें इतना, लेकिन हम गए कितना, अभी मात्र 12 किलोमीटर तक। तो हमें धरती के कंपन के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन यह जो विभाजन हुआ है यह केवल एक अनुमान है। ठीक है, यह एक अनुमान है। और जब इन विभिन्न परतों के बीच
हलचल होती है तो उस हलचल को हम रिकॉर्ड करते हैं, और इस हलचल में मुख्य तीन प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं, ठीक है, जिनको पी वेव्स बोला जाता है, एस वेव बोला जाता है और एल वेव बोला जाता है। पी वेव्स को प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है, एस वेव को सेकेंडरी वेव भी कहा जाता है, और एल वेव को लव वेव या इन्हें सरफेस वेव या धरातलीय तरंगे भी कही जाती हैं। और क्रमिक रूप से पी, एस और एल, क्रमिक रूप से इनकी जो है विनाशकता बढ़ती जाती है। पी जो प्राइमरी वेव है, यह शुरुआती तरंग होती है, सूचना कभी कभी इसकी मिलती है कभी नहीं, ठीक है, तो इसकी मिल जाती है सूचना कभी कभार, प्राइमरी वेव है। उसके बाद सेकेंडरी आती है, यह सतह तक आती है लेकिन इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता। लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक है एल वेव है, ठीक है, एल वेव, लव वेव भी कहा जाता है इसे, सतही तरंगे भी कही जाती हैं, धरातली तरंगे भी कही जाती है, यह ज्यादा खतरनाक होती है। तो जो ये कंपन होता है आंतरिक भाग में, ये इन तीन तरंगों के रूप में आता है और उसके बाद धरती थोड़ी सी हिल जाती है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए, जो क्रस्ट है यह बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है, इसके पीछे भी थोड़ा सा और चीजें समझने की आवश्यकता है। और इसको समझने के लिए यह देखिए, यह क्या है, यह पृथ्वी का वास्तविक, जो अभी हम समझा रहे थे, जो जब पृथ्वी ऐसे इस तरह से, जो ऊपरी सतह धरातल वह इस तरह से बटा हुआ है, इसे प्लेट्स कहते हैं, ठीक है, प्लेटलेट कहा जाता है, प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है इसे, ठीक है, इसे प्लेट टेक्टोनिक बोला जाता है। इस तरह से पृथ्वी क्या है, 7 बड़ी प्लेटों में, ठीक है, और 22 छोटी प्लेटों में विभक्त है पृथ्वी, ठीक है, 7 बड़ी प्लेटें और 22 छोटी प्लेटों में पृथ्वी विभक्त है। यह संरचना आपको क्लियर हो रही होगी, इतना गैप नहीं है, ठीक है, काफी पास पास हैं। और ये जो प्लेट्स हैं या ये जो प्लेटें हैं यहां आप देख रहे हैं, ये स्वतंत्र रूप से अनियमित दिशा में कभी कभी ये क्या करती हैं, गति करती रहती हैं एक दूसरे से, और जब इनमें गति ज्यादा हो जाती है तो वही भूकंप का रूप धारण कर लेती है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए पीछे वाला मैप देखिए, यह जो आप देख रहे हैं यह बड़ी प्लेटें हैं, ठीक है, और यह बड़ी प्लेटें हैं, बड़ी बड़ी जो प्लेटें दिख रही हैं आपको, यह बड़ी प्लेटें हैं, यह बड़ी प्लेट है, ठीक है, यह बड़ी प्लेट है, यह बड़ी प्लेट है, बाकी ये कैरेबियन प्लेट छोटी प्लेट है, इंडियन प्लेट छोटी है, अरेबियन छोटी प्लेट है, इधर फिलिपाइन छोटी प्लेट है, यहाँ पे कोकोस नस्का ये छोटी प्लेट है, ठीक है। तो यह देखिए, ये जो लाइनिंग दिख रही है आपको ना, ये प्लेट्स हैं, ठीक है, ये प्लेट्स हैं, और पृथ्वी को यानी ऊपरी सतह को इस तरह से टूट फूट है ऊपरी सतह में, और इनमें क्या होता है कि अलग अलग दिशाओं में गति करती है। मान लो ये प्लेट इधर जा रही है तो एक प्लेट इधर आ रही है, ये प्लेट इधर जा रही है तो एक प्लेट इधर आ रही है, तो एक प्लेट इधर आ रही है। इस तरह से इन प्लेट में विभिन्न प्रकार की गतियां होती रहती हैं। मुख्य रूप से इनमें 3 प्रकार की गति होती है, आगे भी वह आपको समझाने वाला हूं, यहां केवल एक परिचय दे दूं। या तो ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, ठीक है, और या प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आएंगी आमने सामने, और या एक तीसरी और बहुत कम पाई जाती है जब एक दूसरे के समानांतर ये प्लेटें गति करती हैं इस तरह से। तो यह 3 प्रकार से सामान्यतः गति देखने को प्लेट्स में इनमें मिलती है। तो इस तरह से धरती को विभिन्न प्रकार के प्लेट्स में बटी है। अब आपका सवाल होना चाहिए कि इनमें गति कैसे होती है, घूमती कैसी है? इतने विशाल विशाल पहाड़ हैं, धरती है, मकान है, सागर हैं, तो कैसे गति करती है? बिल्कुल आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए, तो इस प्रश्न का भी आपका जवाब आगे मिल रहा है। अब देखिए, पहले यह देख लीजिए, ये प्लेट्स हैं, ठीक है, ये प्लेट्स की गति है, उनका नाम है। यह देखिए, जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं तो इनको कहा जाता है अपसारी प्लेट सीमांत, अपसारी प्लेट सीमांत कहा जाता है, ठीक है, इन्हें अपसारी प्लेट सीमांत बोला जाता है, ठीक है, और डाइवर्जेंट प्लेट भी बोला जाता है, बाउंड्री। और जब प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने आए तब क्या बोला जाएगा? तो इन्हें अभिसारी प्लेट सीमांत कहते हैं, ठीक है, कन्वर्जन प्लेट सीमांत बोला जाएगा। और अगर एक दूसरे के समानांतर जाए, तीसरी और अंतिम जो मैंने बताया था, बहुत कम जगह देखी जाती, इसे संरक्षी प्लेट सीमांत भी बोला जाता है, संरक्षी प्लेट सीमांत। अब यहां आप एक अंतर देख रहे होंगे, यहां पे आप देख रहे हैं कि एक दूसरे की दूरी बढ़ रही है, यहां एक दूसरे के समानांतर आ रही, तो एक प्लेट नीचे जा रही है।
हाँ, तो इसमें ऐसा होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, आमने सामने आती हैं, तो जो भारी प्लेट होती है वो सबडक्ट हो जाती है, वो नीचे चली जाती है, छेपित हो जाती है, ठीक है। और छेपित होने के बाद क्रमशः अगर ये नीचे जाती रहती है तो लगभग 700 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, मेल्ट हो जाती है, ये गल जाती है। इतना ज्यादा टेम्परेचर नीचे रहता है, पिघल जाती है। और जब ये पिघलती है तो ये मैग्मा का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। और ये चट्टाने पिघल के मैग्मा बन जाती हैं। मैग्मा क्या होता है, कैसे, आगे बताऊंगा, आगे एनिमेशन से समझाया है मैंने वहां पे। अब यहां पे आप अगर देखोगे तो यहां एक चीज दिख रहा है कि ये नीचे से दो तीन लाइनें आ रही हैं, एक लाइन इधर जा रही, एक लाइन इधर जा रही, एक लाइन सीधे ऊपर आ रही। यह क्या है, तो यही जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, यही पिघला हुआ मैग्मा ऊपर की तरफ बढ़ता है। और जब ये ऊपर की तरफ बढ़ता है तो ऊपर बढ़ने के क्रम में क्या होता है, नीचे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है और ऊपर आते आते इधर समझते पहुंचते पहुंचते जब इधर डाइवर्ट होती हैं, ये मैग्मा डाइवर्ट होता है तो इसकी जो तापमान इनका होता है थोड़ा कम हो जाता है, अपेक्षाकृत, ध्यान रखिएगा, अपेक्षाकृत कम हो जाता है। अपेक्षाकृत क्या है, यहां अगर तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस है तो यहां पहुंचने पे क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, ठीक है, बस इतना। तो क्या होता है, जब ये ऊपर गई और इधर डाइवर्ट हुआ तो जब इनका तापमान थोड़ा सा कम हुआ तो चूंकि ये जहां से आ रही हैं ये पिघली हुई चट्टाने हैं, तो इसमें बहुत सारे हैवी मेटल भी मिले हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो भारी खनिज तत्व हैं ये सारे जब ठंडा हुआ तो हैवी हुए तो नीचे की तरफ झुक गए, घूम गए, ठीक है। तो आगे चल के क्या करते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर नीचे गर्म हुए और फिर ऊपर बढ़ेंगे। इस तरह ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। और यही प्रक्रिया, थोड़ा सा और साफ कर दूं नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी यही क्या होता है, ये जो प्रक्रिया चलती रहती है, अब मैं इसे थोड़ा सा क्लियर करके यहां आपको समझाने का प्रयास करूंगा। न समझ में आए कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगेगा, और प्रयास करूंगा दोबारा समझाऊं। अब यहां पर देखिए ये जो आ रही है तो मैग्मा, तो मान लीजिए कि यह प्लेट हो गई, ठीक है। तो अब मैग्मा नीचे से आया और इधर घूम गया मैग्मा, इधर आया इधर घूम गया मैग्मा। तो क्या करेगा, इससे यहां धक्का लगेगा सतह को और सतह इधर दोनों तरफ खिसक जाएगी। समझ आ रही बात, अगर नहीं समझ आ रही तो फिर से आप पूछे। उसके बाद क्या हुआ, यहां मैग्मा आया, ठीक है, यहां नीचे उतर गया, फिर गर्म हुआ, फिर ऊपर गया और फिर इधर आया और कुछ मैग्मा इधर चला गया। ऊपर की सतह क्या हुई, ऊपर की सतह इधर भी खिसकेगी इधर भी खिसकेगी। तो अब देखिए इधर भी आ रही है धरती और इधर भी आ रही है धरती, ठीक है। तो अब यहां आपने क्या देखा, अपसारी प्लेट सीमांत दिख रहे थे, गति यहां हो रही थी, एक दूसरे से दूर जा रही थी। लेकिन यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर एक दूसरे के पास आ रही है प्लेट्स, यहां पे अभिसारी प्लेट सीमांत हो जाएगा। तो दोनों आपको समझ आया। तो ये जो नीचे से मैग्मा आता है ऊपर की तरफ, यही इन प्लेट्स को गति देता है। तीनों प्रकार की प्लेट को गति जो मिलती है इसी पिघले हुए मैग्मा के अपवर्ड्स जो है उससे होता है। यानी कि जब ये अपवेलिंग होता है, जब ऊपर की तरफ आता है मैग्मा, तब जाके इन प्लेट्स को गति मिलती है। और जब इन प्लेट्स को गति मिलती है तो कुछ सालों में, महीनों में, या किसी प्लेट की गति ज्यादा भी होती है, कुछ मिलीमीटर इनमें हलचल होती है और एक खिसक जाती है अपने स्थान से दूसरे स्थान पे, या थोड़ी सी इनमें गति हो जाती है। तो जब एक गति होती है तो इससे जो ऊर्जा निकलती है वो धरती को पूरे हिला देती है, ठीक है। और हिला देती है, यही जाके भूकंप का रूप धारण कर लेती है। तो यहां तक आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब इस एनिमेशन से आप देखिए थोड़ा सा और समझ में आएगा। जो मैंने वहां समझाया अब इसे आप एनिमेशन से समझिए तो ज्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। आप यहां अगर देख पा रहे हो तो देखिए, यहां देख रहे हैं यह पिघला हुआ मैग्मा है, यहां मैग्मा चैम्बर इसे कहा जाता है। और यहां से देख रहे हैं आप, उठ रहा है, उसके बाद इधर चला गया, इधर चला गया, फिर नीचे ठंडा होकर चला गया, देख रहे हैं इधर। और इस तरह से आप ऊपर देख रहे हैं, यह गति हो रही है, यह प्लेट्स में गति हो रही है। यहां देखिए जो अभिसारी प्लेट सीमांत था, तो एक प्लेट नीचे चली गई थी, मैंने बताया था, और यह कुछ गहराई में पहुंचने के बाद पिघल गई। और पिघलने के बाद देखिए क्या हुआ, मैग्मा बना और यह धरती के पास, ज्वालामुखी के पास फूट गया और इस तरह से ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, यहां देखिए। और यह क्या है, यह सीमांत बोला जाता है, इसे ट्रेंच कहा जाता है जो खाली जगह है, और इसे प्लेट सीमांत कहा जाता है, मतलब प्लेट की सीमा का अंत। तो सामान्यतः जहां भी अभिसारी प्लेट सीमांत होगा, ध्यान रखिए बात को समझिए, अभिसारी प्लेट सीमांत होगा जहां भी, वहां ज्वालामुखी होने के चांसेज
बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, और वहां पर भूकंप आने के भी चांसेज होंगे। तो अब इतना समझने के बाद एक चीज आपको बता दूं, मैं पहले बताना चाहिए था, भूल गया, दिमाग से उतर गया, कि भूकंप दो तरह से आ सकते हैं। एक तो भूकंप आएगा प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से भूकंप आ सकता है, टेक्टोनिक की वजह से। और एक प्लेट जो है आएगा भूकंप, वो किससे आएगा, वो आएगा ज्वालामुखीयता की वजह से। ज्वालामुखीयता आप कहेंगे, ज्वालामुखीयता कहेंगे आप, या फिर जो है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। तो दो कारणों से भूकंप आते हैं। एक तीसरा कारण भी होता है मानव हस्तक्षेप से। इसमें क्या, जैसे परमाणु बम का परीक्षण, इससे भी कभी बहुत कमजोर प्रकार का भूकंप आ सकता है, जो केवल आसपास के क्षेत्रों में महसूस किया जाता है, उससे किसी प्रकार का विनाश वगैरह नहीं होता। तो यहां पर आप इसे देख लेंगे और यह समझ में आ चुका होगा किस प्रकार की गति और क्यों होती है। जब इस तरह की गति होती है तब जाके धरती कांपती है, धरती हिल जाती है, और थोड़ी सी भी धरती हिल जाती है तो इस प्रकार की विनाशकारी आपदा देखने को मिलती है। यहां पर देखिए, अपसारी जो प्लेट सीमांत है, वहां पे अभिसारी देखा, यहां अपसारी प्लेट सीमांत के बारे में थोड़ा सा देखिए। दिख रहा है, यह मैग्मा नीचे से आ रहा है, उसके बाद ऐसे शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। अब यह जो लिथोस्फीयर दुर्बल मंडल है, वही मेंटल का दूसरा पार्ट है जो हल्का लिक्विड फॉर्म में है, और यह क्रस्ट का है, जमीन का हिस्सा है, ठीक है। यह लगभग 33 से लेके 100 किलोमीटर तक कभी कभी हो जाता है। 33 किलोमीटर इसकी जो है मोटाई होती है, इसकी ये जो परत है क्रस्ट की, भूपृष्ठ की, यह आपका भूपृष्ठ है, ठीक है, भूपृष्ठ है। तो यह क्या होता है, यह प्रसारित हो रहा है। आप कह रहे होंगे ये क्या हो रहा है, यहां पे यह प्रसारित हो रहा है और सतह का निर्माण हो रहा है। यहां ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हो रहा है, यहां पर धरती का निर्माण हो रहा है। क्यों निर्माण हो रहा है, देखिए, अगर आप यहां पे देखे होंगे, आपको मैं बताया होगा कि इस परिस्थिति में आप देखिए यहां विनाश हो रहा है, इसीलिए इसको विनाशकारी प्लेट सीमांत भी बोला जाता है कभी कभी, ठीक है, विनाशकारी प्लेट सीमांत, ठीक है, विनाशकारी प्लेट सीमांत भी बोला जाता है इसको। किसको, अभिसारी, एक दूसरे के सामने अगर आ रहे हैं तो अभिसारी हैं। तो यहां प्लेट का विनाश हो रहा है, तो जब विनाश हो रहा है तो आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए ना, तो इस तरह से विनाश होता तो धरती खत्म हो जाएगी एक दिन, ठीक है, नहीं, धरती खत्म इसलिए नहीं होगी कि जहां एक तरफ विनाश हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ निर्माण भी हो रहा है। और निर्माण कहां हो रहा है, निर्माण की प्रक्रिया किसमें हो रही है, अपसारी प्लेट सीमांत में, यहां पर निर्माण की प्रक्रिया घटित हो रही है। अगर आप देख रहे हैं, जब एक दूसरे से दूर ये जा रही हैं तो यहां नीचे से लावा निकल रहा है बाहर, यह दरार से, इस दरार से लावा बाहर निकलता है, तो इस तरह से शिफ्ट होता जाता है, ठीक है। लावा बाहर निकला, ठंडा हो गया, फिर लावा बाहर निकला, इसे ठेल दिया इधर, तो ये शिफ्ट हो गया, फिर ये धीरे धीरे करते करते आपके यहाँ पे महाद्वीप का सतह का निर्माण करता है, ठीक है। और यह क्या करता है, यह विनाश करता है। तो विनाश और निर्माण की प्रक्रिया, प्रकृति का जो नियम है वह निरंतर चलता रहता है। तो यहां हमने ये चीजें देखा। तो यह क्या है, यह यहां पे दिखा रहा है कि किस तरह से निर्माण भी चल रहा है धरती का। अब जितने तीनों प्रकार की आपने घटनाएं देखी, इन तीनों में अब जब यह स्थिति भी होती है तो सामान्यतः क्या, इसका सबसे बड़ा उदाहरण कहां देखा जाता है आपको, अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक रिज जो है, अटलांटिक महासागर में कटक बोला जाता है, अटलांटिक महासागर कटक, कटक या रिज कहा जाता है। यह सबसे बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़े क्षेत्र में निर्माण की प्रक्रिया वहां चल रही है। और जब विनाश की बात करें तो जो आपका पैसिफिक ओशन है उसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। अगर आप मैप में देखें, मैं आपको रिंग ऑफ फायर यहां दिखा सकता हूं। रिंग ऑफ फायर क्या दिखाऊंगा, एक लोकेशन बताऊंगा, ठीक है, यहां से रिंग ऑफ फायर क्या दिखाऊंगा, तो एक लोकेशन आपको दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए, आप थोड़ा सा आपको अपनी समझ को बढ़ाना होगा, और अगर नहीं भी आप इतना समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना उस बात के लिए भी, ठीक है। आप देखिए यहां पर, यहां देखिए, यह आपका प्रशांत महासागर है, यह भी प्रशांत महासागर है। अब जब इसको आप मोड़ देंगे ना, यह तो ग्लोब दिखा रहा है, लेकिन अगर मोड़ेंगे तो यह आके यहां मिल जाएगा, यह आके यहां मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों एक ही महासागर हैं, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसको मैं जूम करने जा रहा हूं, ठीक है। तो जब आप जूम करेंगे तो यहां देखिए, यह जो लोकेशन है, मेरा हाथ देख पा रहे हैं आप, यह जो लोकेशन है यहां पे, यहां अभिसारी प्लेट सीमांत की घटना घटित हो रही है। इस लोकेशन में अभिसारी प्लेट सीमांत की, तो
प्लेट नीचे जा रही है तो मैंने बताया था ना गलेगी, उसके बाद यह जो प्लेट सीमांत है यहाँ ज्वालामुखी होने की संभावना होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं और यहाँ पे कई सारे ज्वालामुखी मौजूद हैं। दुनिया के 75% भूकंप, क्या दुनिया के 75% भूकंप यहीं आते हैं, ठीक है, यहीं पे आते हैं। दुनिया के 75% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं और सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी मौजूद हैं वो इसी क्षेत्र में मौजूद हैं। यहां ज्वालामुखी सबसे ज्यादा इस रीजन में, ये पूरा रीजन उस तरह से मिला हुआ है। तो यहां हमने देखा कई सारी चीजों को। अब आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपको भूकंप से संबंधित बहुत सारी जानकारी अब तक समझ में आ चुकी होगी, और नहीं तो एक बार फिर से मैं यहां बता देना चाहता हूं। देखिए, जैसे जब इन प्लेट्स में मूवमेंट होता है, जब इनमें गति होती है, ठीक है, किधर भी ये प्लेट जाएंगी, घूमेंगी, तो क्या होगा, अचानक घूम नहीं जाती, इनमें क्या होता है, ऊर्जा लगती रहती है, इनमें नीचे से फोर्स लगता रहता है। जैसे आपको कोई बच्चा धक्का दे रहा है, आप खड़े हैं, ठीक है, खड़े हैं, धक्का दिए जा रहा है, अचानक आप फट जाइए तो क्या होगा, बच्चा मुंह के बल गिर जाएगा, ठीक है, हो सकता है उसके आगे के 2-4 मोतियों के दांत झड़ जाए। तो क्या होता है, यहां वही स्थिति होती है, नीचे से मैग्मा क्या करता है, ठेलता रहता है प्लेट्स को। अब प्लेट्स इतनी भारी हैं कि तुरंत तो शिफ्ट होती नहीं, तो क्या होगा, फोर्स लगता रहता है, उसके बाद अचानक से हल्का सा शिफ्ट होता है, कुछ मिलीमीटर का, या जो है कुछ मिलीमीटर कुछ का मान के चलिए होता है, और इतने में क्या होता है, जो ऊपर धरती है वह हिल जाती है हल्की सी, और हल्की सी हिलती क्या है, पूरी संरचना, पूरी मानव सभ्यता को हिला के रख देती है, ठीक। तो यही भूकंप है और यही इसके कारण है। अगर आप यहां थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यह जो मोरक्को है और भारत भी, यह भी देखते चलिए, अभी आपको एक चीज और बताने वाला हूं, ठीक है। यहां आप अगर देख पा रहे हैं, यह मोरक्को क्या है, देख रहे हैं, बिल्कुल बाउंड्री पे है ना, इसके पर्वत, यह सीमांत है, और वही लाइन चलते हुए आगे बढ़ते हुए कहां आ जा रही है, भारत में आ रही, हिमालय के पास, ठीक है। 2015 में जो नेपाल में भूकंप आया था, बड़ा भीषण भूकंप था, और उसकी वजह से 10 इंच जो जमीन थी नेपाल की, वो दक्षिण की तरफ खिसक गई है, और भारतीय जो जमीन है वह नेपाल के नीचे घुस गई है। क्यों? क्योंकि यहां जो यूरेशियाई प्लेट है यह इधर की तरफ शिफ्ट हो रही है, और भारतीय प्लेट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो यहां क्या हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है भारतीय प्लेट का, यानी कि भारतीय प्लेट ऐसे आ रही है इस तरह से, ठीक है, भारतीय प्लेट इस तरह से आ रही है, और इस तरह से यूरेशियाई प्लेट आ रही है, सॉरी देखिए उल्टा हो गया, ठीक है, हाँ, ये भारतीय प्लेट है, ठीक है, भारतीय प्लेट है, और ये यूरेशियाई प्लेट है, ठीक है। भारतीय प्लेट सबडक्ट हो गई नीचे, और यूरेशियाई प्लेट में फोल्ड आ गए हैं, और यही हिमालय है, यूरेशियाई प्लेट में हिमालय का निर्माण हुआ है। तो भारतीय प्लेट नीचे जा रही है, और यहाँ पे नेपाल है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर निर्माण हुई है, ऐसी स्थिति की। तो यहां तक आपकी समझ में आ ही गया होगा, आशा करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए देख लेते हैं कुछ विश्व के प्रसिद्ध भूकंप। आपको याद होगा 2001 में गुजरात का भूकंप का, और 204 साल पहले गुजरात में ही आया था, वहां पे एक द्वीप का निर्माण हो गया था, इतना भयानक भूकंप था। हालांकि देख लेते हैं कुछ कुछ, जैसे 22 मई 1960 में आपने देखा वाल्डिविया चिली में आया था, 9.5 इसकी तीव्रता थी। सुनामी लहरों में, अच्छा हाँ एक चीज और मैं बताना भूल गया, अगर यह भूकंप सतह पर आता है तब तो कुछ ठीक भी रहता है, लेकिन अगर सागर में आ गया तो भयंकर क्या होता है, लहरें उठती हैं, भयंकर लहरें उठती हैं, और वो भयंकर विनाश करती हैं किनारों पर, ठीक है। जब ये भयंकर लहरें उठती हैं तो इसे सुनामी नाम दिया जाता है, विनाशकारी भूकंप। सुनामी जापानी शब्द है एक, ठीक है। तो ये विनाशकारी लहरें उठती हैं अगर समुद्र में भूकंप आता है तो क्या था कि यह भूकंप आया, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तक इसका असर गया था। 27 मार्च 1964 में अलास्का में आया। अमेरिका में भूकंप की तीव्रता 9.3 मापी गई थी। अलास्का में उस दिन 4 मिनट 38 सेकंड तक धरती हिलती रही। कमाल का है, देखिए भूकंप ने अलास्का का नक्शा ही बदल दिया था लगभग, ठीक है। 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण भारत में भूकंप की तीव्रता 9.2 मापी गई। इस दिन समंदर में भारत के कई शहरों में मौत का तांडव देखा। हालांकि दक्षिण भारत में नहीं था, यहाँ इन्होंने गलत लिखा है, मैंने उठाया है दैनिक भास्कर से, नहीं दैनिक भास्कर कोई और न्यूज़पेपर था। दक्षिण भारत में नहीं बल्कि वह जावा सुमात्रा के पास आया था। मैं मैप पे फिर से जाना चाहूंगा, क्योंकि मैप की वजह से क्या होता है, बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं और आपके भी समझ में चीजें अच्छे से आ जाएंगी। यहां देखिए यह भारत की स्थिति, मैं इसे जूम करूंगा थोड़ा सा, ठीक है। पहले मैं उसे लोकेशन को थोड़ा सा जो है समझा पॉइंट कर देता हूं, उसके बाद जूम करूंगा। यह देखिए यहां पर यह इंडोनेशिया के पास है,
जावा सुमात्रा यहाँ पे आया। अब इसे हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पर भूकंप आया था, ठीक है, यहाँ पर भूकंप आया था। इसका प्रभाव यहाँ तक भारत तक महसूस किया गया था, इधर आसपास के देशों में भी महसूस किया गया था, ठीक है। तो यह वह एक्चुअल लोकेशन है। उसके अलावा 26 जनवरी 2001 को गुजरात भुज कच्छ में 7.75 मापी गई थी। जनवरी 2001 में गुजरात भू उसी में आया था, यही है। जापान में आया 2015 में नेपाल में आया, 2011 में जापान में आया। इस तरह से आप देखेंगे विश्व में बहुत भयानक भूकंप के उदाहरण मौजूद हैं। तो क्या आप सेफ हैं या नहीं, इसकी जानकारी अगर आप लेना चाहें तो बता दूं कि भारत को 4 भूकंप क्षेत्र में बांटा गया है, 4 भूकंप जोन में बांटा गया है। अब अगर आप इससे संबंधित और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं डिटेल में वीडियो और बनाऊंगा भारत के संदर्भ में और बताऊंगा क्या आप सुरक्षित हैं कि नहीं। पूरा भारत सुरक्षित नहीं है, लेकिन हाँ, भारत का कुछ हिस्सा काफी सुरक्षित है भूकंप को लेके। और अगर भूकंप की बात करें तो यह ऐसी आपदा है, इसको रोकना असंभव है अभी तक के लिए। हाँ, कुछ सूचना दी जा सकती है, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड पहले या 10 मिनट पहले तक भी मिल सकती है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी कोई पूर्व सूचना अभी तक तकनीक विकसित नहीं की गई है। ऐसा माना जाता है कि रेडान गैस जो होती है, रेडान गैस रिलीज होती है धरती से जब भूकंप आने वाला होता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, सतह फूल जाती है धरती की। इसके अलावा पशु पक्षी, चील कौवे क्या करते हैं, ये अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं। भूकंप के आने से थोड़ी देर पहले चूहे बिल से निकल के भागने लगते हैं। ये तमाम प्रकार के संकेत माने जाते हैं, ठीक है। तो यह आप मान सकते हैं भूकंप से बचने का सिर्फ उपाय है। अगर आती है तो आप पहले भागिए मत, पैनिक मत होइए। दीवार के कोनों को पकड़ के खड़े हो जाइए, टेबल के नीचे खड़े हो जाइए, ठीक है। अब इससे आप टेबल के नीचे झुक झुक के बैठ जाइए। अब इससे क्या है, आप बचेंगे नहीं, लेकिन जहां अति क्षति होने की संभावना है वहां न्यूनतम क्षति होगी। तो दीवार के कोने पकड़ खड़े जाइए और निकल के मैदान में खड़े हो जाइए बाहर, ठीक है। बिजली के खंभे आसपास ना हो, मकान ना हो आसपास, ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो यह रहा भूकंप के विषय में, हमने मोरक्को के संदर्भ में देखा और क्या क्या कैसी चीजें हैं। मैंने प्रयास किया कि बिल्कुल बारीकी से आपको हर चीज समझाते हुए चलूं और आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आई हैं या कुछ नया आप समझना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए हमें, हम प्रयास करेंगे फिर से इसमें कुछ नई चीजें ऐड करने की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।